इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ और समय है कार्यक्रम किसान की बात का, जिसमें आपके साथ है कुसुम और विजय। तो स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है शरदकालीन गन्ने एवं अंत्य फसल की देखभाल। और गन्ने की बात आते ही सर्दियां याद आती हैं, बचपन याद आता है। शरदकालीन मौसम अपने चरम पर है और ऐसे में ज़रूरत है अपने खान पान से संबंधित जुड़ी चीज़ों की देखभाल की। और जब खान पान की बात चल ही पड़ती है तो फसलों से जुड़ी बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। और सर्दी में गन्ना जिसे हम बड़े शौक से खाते हैं, तो उसकी खेती की देखभाल कैसे हो, ये भी खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सटीक आप पहुंच चुके हैं हमारे उस विषय पर जो हमारा आज बातचीत होने वाली है और जिसके संबंध में हम जानकारी लेने वाले हैं। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, आज का जो हमारा विषय है शरदकालीन गन्ने एवं अंत्य फसल की देखभाल, जिसके बारे में आज आप सुनेंगे बातचीत हमारे विशेषज्ञ से। और हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजीव कुमार पाठक, और उनसे बात कर रही हैं प्रीति। किसान की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रीति और आप हमारे साथ हैं। हमें पता है किसान भाइयों कैसे हैं, राम राम, सब बढ़िया है ना, सब अच्छा चल रहा है ना भाई। मौसम ठंडा हो गया है और आपकी गन्ने की फसल क्या कहती है। बिल्कुल बुआई कर चुके हैं आप सितंबर अक्टूबर के महीने में और आगे के काम भी आपको करने हैं। तो स्टूडियो में हमने आमंत्रित कर लिया है डॉक्टर संजीव कुमार पाठक जी को। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और आप आते हैं तो हम सोचते हैं कि अब गन्ने की देखरेख शुरू हो जानी चाहिए। जैसे बात ही हो रही थी कि शरदकालीन गन्ने की देखभाल का बिल्कुल उचित समय है ये, जैसे मिड दिसंबर हो ही गया है। और आप प्रसार अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद में, और जब आप आते हैं तो गन्ने की देखभाल अच्छे से होती है ना। तो शरदकालीन गन्ने की जो फसल है फिलहाल किस अवस्था में वो पहुंच गई है और हमारे किसान भाइयों को इस समय क्या प्रबंधन करना चाहिए? जी बिल्कुल, जिन किसान भाइयों ने शरद काल में अर्थात सितंबर अक्टूबर में गन्ने की बुआई की है, उसमें इस समय लगभग जमाव की जो अवस्था वो पूर्ण हो चुकी है। गन्ने में अगर देखा जाए तो लगभग 40 से 45 दिन बाद जमाव कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। और 40-45 दिन बाद गन्ने में ब्यात की अवस्था आ जाती है, कल्ले बनने की अवस्था हो जाती है। हाँ, बता रहे थे। तो 45 से लेकर के और 120 दिन तक गन्ने में ब्यात की अवस्था होती है, टिलरिंग अवस्था होती है। ब्यात मतलब कि गन्ने का जो पौधा जमता है, जो मदर सूट होता है, मात्र पौधा होता है, उसमें से कई कल्ले निकलते हैं, वो ब्यात उसमें होने लगती है। इस समय किसान भाइयों को ये ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये ब्यात का समय तो है, लेकिन ब्यात जब तापक्रम कम रहता है तो ऐसी परिस्थिति में ब्यात नहीं होती है, कल्ले नहीं बनते हैं। क्योंकि ब्यात तभी होता है जब हमारा टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री के आसपास रहता है और तापमान जब 20 डिग्री से नीचे हो जाता है तो कल्ले नहीं होते हैं, ब्यात की अवस्था नहीं होती है। तो इस समय गन्ना डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाता है, अर्थात ये समझ लें कि उसमें ग्रोथ कम हो जाती है तापक्रम कम होने की वजह से। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि इस समय पहली बात तो ये कि जो गन्ना हमारा जम करके तैयार हुआ है उसमें खरपतवार काफी मात्रा में उगाते हैं। तो खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किसान भाई उसमें निराई गुड़ाई कर दें। और निराई गुड़ाई से एक तो खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, खरपतवार जो हमारे भूमि जल मृदा जल की कंपटीशन करते हैं, पोषक तत्वों से कंपटीशन करते हैं। उसके साथ साथ खरपतवारों को निकालने के लिए जो हम निराई गुड़ाई करते हैं उससे मृदा में वायु का संचार अच्छा होता है, और वायु का संचार अच्छा होने से जो हमारी जड़ों को ऑक्सीजन मिलता है, जड़ों को ग्रोथ करने का, वृद्धि करने का अच्छा मौका मिलता है। तो कोशिश किसान भाइयों को ये करना चाहिए खरपतवार के नियंत्रण के लिए कि निराई गुड़ाई अवश्य कर दें। एक चीज मैं और इसमें बताना चाहूंगा, चूंकि इस समय गन्ने की बढ़वार रुक जाती है तापक्रम कम होने की वजह से, और जैसे ही 15 जनवरी के बाद तापक्रम बढ़ता है तो बहुत तेजी से उसमें टिलरिंग की अवस्था होने लगती है। तो इस बीच हमें इसका सही सदुपयोग कर लें, इसलिए उसमें गन्ने की लाइनों में सिंचाई के बाद जैव उर्वरक डाल दें। जैव उर्वरक में एजोटोबैक्टर 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से और 10 किलोग्राम पीएसबी फास्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, इसको 2 से 3 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके किसान भाई शाम को रख दें और 24 से 48 घंटे बाद इसको गन्ने की लाइनों में डाल करके गुड़ाई कर दें। मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि ये जो जैव उर्वरक है, एजोटोबैक्टर है, ये एजोटोबैक्टर जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है इसका स्थिरीकरण करते हैं, मृदा में स्थिरीकरण करते हैं। अगर हम 1 हेक्टेयर की बात करें तो जो हमने 10 किलोग्राम एजोटोबैक्टर डाला है, ये 1 साल में 1 हेक्टेयर में 25 से 30 किलोग्राम वायुमंडल की नाइट्रोजन का हमारे मृदा में स्थिरीकरण करते हैं। तो हम खाद की मात्रा जो हम रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से देते हैं, हमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन हमारे 25 से 30 किलोग्राम बड़ी आसानी से हमारे मृदा में मिल जाता है, जो हमारी मृदा की सेहत को सुधारने का भी अच्छा काम करता है। तो इस समय पहली बात तो खरपतवार नियंत्रण कर दें किसान भाई। दूसरी चीज जैव उर्वरक का इसमें प्रयोग कर दें, जिससे वायुमंडलीय नाइट्रोजन और पीएसबी हम
जो डालते हैं फास्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये हमारे मृदा में जो हम फास्फोरस देते हैं करीब 20 से 25% ही पौधे उपयोग कर पाते हैं, बाकी अघुलनशील अवस्था में पड़ा रहता है। जब हम पीएसबी डाल देते हैं तो ये जो अघुलनशील अवस्था में फास्फोरस पड़ा है ये घुलनशील अवस्था में उपलब्ध होकर के और पौधों को प्राप्त हो जाता है। तो इससे हमारी पौधे की जो गन्ने की बढ़वार बहुत अच्छी होती है और मृदा की सेहत भी सुधरती है। एक चीज यहाँ पे और मैं बताना चाहूंगा, खरपतवार नियंत्रण के लिए अगर किसी क्षेत्र विशेष में वहां पे अगर श्रमिकों का अभाव है तो जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों में जैसे कुप्पी हुआ, लटजीरा हुआ, महकुआ हुआ, जंगली चौलाई है, काली चौलाई है, बथुआ है, पत्थरचटा, ये सब गन्ने में जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं ये स्थान विशेष के हिसाब से और भी अलग अलग जगहों पे हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए यदि श्रमिकों की उपलब्धता नहीं है तो 2,4-D 58% ये 2.5 लीटर लेकर के, और जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार है उसके लिए मेट्रीब्यूजिन 70% 500 ग्राम, ये दोनों मिलाकर के 1000 लीटर पानी में अगर हम गन्ने की लाइनों में खरपतवारों में अगर छिड़काव कर दें तो खरपतवार पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। ये सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, अर्थात कि इसका अगर हम छिड़काव करते हैं और ये अगर गन्ने की पत्ती पे भी पड़ जाता है तो उससे गन्ने का नुकसान नहीं होता है। तो आप प्रयोग कर सकते हैं, इसका कहने का तात्पर्य ये है। मुझे तो पता है डॉक्टर संजीव, क्या लगता है कि जब हम गन्ने के खेत में जाते हैं, हालांकि दिल्ली में तो नहीं ऐसा दिखता है, लेकिन दिल्ली के आसपास जब थोड़ी दूर जाते हैं गन्ने के खेत में और ऐसे गन्ना तोड़ करके उसको खाना, वो एक अलग आनंद आता है। लेकिन कभी कभी वो गन्ना मीठा निकलता है, कभी कभी उसमें बहुत अच्छा टेस्ट नहीं होता, उसका क्या कारण होता है? बिल्कुल, बहुत सही आपने प्रश्न किया। एक्चुअली होता यह है, जो हमारी ये वैरायटी टू वैरायटी निर्भर करता है कि जैसे अर्ली वैरायटी है, अगेती वैरायटी है, तो वो 10 से 11 महीने में पक करके तैयार हो जाती है। अगर कोई क्रॉप है 10 महीने की, 11 महीने की और अगेती प्रजाति है, अगर हम गन्ने को तोड़ करके और खेत में अगर खाते हैं तो निश्चित रूप से वो मीठा होगा ही होगा। जब हम गन्ने को इमैच्योर अवस्था में, अपरिपक्व अवस्था में तोड़ लेते हैं, तो क्योंकि गन्ने में जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जमाव की अवस्था होती है, जमाव के बाद फिर टिलरिंग की अवस्था होती है, टिलरिंग के बाद फिर ग्रोथ की अवस्था होती है, और ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी की जो पीरियड होता है, मैच्योरिटी के पीरियड में उसमें वायुमंडल में शर्करा का संचयन होता है, गन्ने में शर्करा का संचयन होता है। अगर हमने गन्ने की मैच्योरिटी से पहले ही गन्ने को तोड़ के अगर हमने खाया तो उसमें मीठापन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में हमने ये गलत काम किया जो हमें नहीं करना चाहिए। जी, अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं डॉक्टर साहब की गन्ने के साथ अंतः फसल जिन किसान भाइयों ने लगाई है उनमें अभी फिलहाल कौन कौन सी शस्य क्रियाएं? जी बिल्कुल, ये बहुत ही सामयिक प्रश्न है और शरतकालीन गन्ने की बुआई ही किसान विशेष रूप से इसीलिए करते हैं कि उसमें हम अंतः फसलों की खेती करके और अपनी उपज में वृद्धि कर सके। मैं बताना चाहूंगा कि जिन किसान भाइयों ने गन्ने के साथ आलू की फसल ली है उसमें जमाव की अवस्था पूर्ण हो गई है और जमाव कंप्लीट हो गया है, पूर्ण हो गया है, तो उसमें मिट्टी चढ़ाने का काम कर दें और मिट्टी चढ़ाने के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन 2 बार में डाल करके तब आप मिट्टी चढ़ा दें। 120 किलोग्राम नाइट्रोजन का मतलब होता है कि 260 किलोग्राम यूरिया। किसान भाई इसको ध्यान से समझने की जरूरत है कि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन मतलब 260 किलोग्राम यूरिया होता है, और इसको 2 बार में हम आलू में मिट्टी चढ़ाते समय 2 बार में इसको प्रयोग करके मिट्टी चढ़ा दें। ये तो आलू की बात हो गई। लहसुन, अगर जिन किसान भाइयों ने गन्ने के साथ लहसुन की बुआई की है तो उसमें 25 किलोग्राम नाइट्रोजन अर्थात 55 किलोग्राम यूरिया डाल करके और उसकी गुड़ाई कर दें। अगर मसूर की बुआई की है तो मसूर में पहली सिंचाई जब करें, फूल आने पर पहली सिंचाई करें। अगर किसी किसान भाई ने मटर गन्ने के साथ लगाया है तो उसमें 2 सिंचाई करनी है, एक तो फूल बनने से पहले और दूसरा फली बनते समय। तो ये सब हैं जो अंतः फसल गन्ने के साथ जिन किसान भाइयों ने अंतः फसल किया है और वो इस तरीके से ध्यान रखने की जरूरत है। एक चीज मैं किसान भाइयों को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि गन्ने के साथ जो हम अंतः फसल लेते हैं, जब तक खेत में हमारी अंतः फसल होती है तो उसमें सिंचाई हम अंतः फसल की आवश्यकता के अनुसार करते हैं, क्योंकि हम अंतः फसल करते ही हैं कि 60 ड्यूरेशन के लिए, कम अवधि के लिए, 90 से 100 दिन के लिए करते हैं, क्योंकि गन्ने को जो स्पेस होती है वो 100 से 120 दिन बाद उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो शुरू में सिंचाई ये ध्यान रखें कि हम अंतः फसल के हिसाब से करें, जब हमारी अंतः फसल कट जाए तब हम गन्ने के हिसाब से, मेन क्रॉप के हिसाब से सिंचाई करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे तापक्रम में कमी के कारण गन्ने की कटाई के बाद पेड़ी में फुटाव के लिए किसानों को क्या करना चाहिए? जी मैडम, ये भी बहुत ही सामयिक प्रश्न है, क्योंकि इस समय चूंकि हमारे देश में, प्रदेश में सभी चीनी मिलें प्रारंभ हो गई हैं। बिल्कुल। और किसान भाई गन्ने की कटाई करके उसकी सप्लाई कर रहे हैं। पहले तो इस समय जो गन्ने की सप्लाई हो रही है, एक तो पेड़ी गन्ने की सप्लाई हो रही है और दूसरा जो है वो पिछले साल के शरतकालीन गन्ने की कटाई करके उसी की सप्लाई कर रहे हैं। बात आती है जब हम शरतकालीन गन्ने की कटाई कर देते हैं तो पेड़ी में फुटाव नहीं होता, क्योंकि तापक्रम, मैंने जैसा कि आपसे बताया, तापक्रम कम होने की वजह से फुटाव नहीं होता है। तो इसके लिए किसान भाई क्या करें कि 10 टन ताजी प्रेसमड, सामान्य तौर पर हम गन्ने में जब हम डालते हैं तो सड़ी हुई प्रेसमड डालते हैं, लेकिन अगर हमें पेड़ी में फुटाव बेहतर लाना है तो 10 टन ताजी प्रेसमड ये गन्ने की लाइनों में, गन्ने की जो ठूंठ है उन ठूंठों पे डाल करके अगर हम गुड़ाई कर दें
तो फुटाव ठंड में भी बेहतर होगा। इस बात का हमारे किसान भाइयों को बिल्कुल ध्यान रखना जी, चाहिए, है बिल्कुल। ना। और जैसे गन्ने की फसल कटाई की अवस्था में है ना, और कटाई करते समय फिर किसान भाइयों को क्या क्या ये भी सोचना बहुत ही चाहिए, महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि हम गन्ने की फसल पैदा करते हैं और उत्पादन की जब बात आती है, कटाई की बात आती है, तो उस समय थोड़ी सी लापरवाही से हमारा नुकसान हो जाता है। कई बार किसान भाई जब गन्ने की कटाई करते हैं तो काटते समय जमीन की सतह से ना कटाई करके जमीन की सतह से 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर ऊपर से गन्ने हाँ। की कटाई करते हैं, और इसका उनको आभास नहीं होता है, क्योंकि गन्ने का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें चीनी की मात्रा अधिक होती है। एक तो जिसमें चीनी की मात्रा है वो हमने खेत में ही छोड़ दिया, नंबर एक चीज। और 1 हेक्टेयर में अगर हमने 10 सेंटीमीटर ऊपर से गन्ना काट दिया है तो 8 से 10 कुंटल हम गन्ना खेत में ही छोड़ दिए, और उसका कोई उपयोग नहीं होता, क्योंकि जब हम ऊपर से काटते हैं तो उसमें फुटाव भी बेहतर नहीं होता है। उसकी जो आंखें होती हैं फुटाव तो होती हैं, लेकिन जम करके फिर सूख जाती हैं। इसलिए किसान भाई जब भी गन्ने की कटाई करें, जमीन की सतह से गन्ने की कटाई सतह से जमीन की सतह से करें, उससे फुटाव भी अच्छा होगा, और नीचे का जो हिस्सा है वो हमारा खेत में जिसमें चीनी ज्यादा होती है वो उसमें छूटने नहीं पाएगा। दूसरी चीज, कटाई के साथ साथ ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि गन्ना पूरी तरीके से परिपक्व हो गया हो, क्योंकि अपरिपक्व गन्ने की जब हम कटाई करते हैं तो हमें वजन का तो नुकसान होता ही होता है, प्लस चीनी पत्ते का भी नुकसान होता है। तो ये देख लें कि अगर अगेती प्रजाति का गन्ना है तो 10 से 11 महीने में कटाई करें, और अगर मध्य देश से की किस्म है तो करीब 11 से 12 महीने के पहले उसकी कटाई कदापि ना करें। और ये देख लें कि जब गन्ना परिपक्व हो जाता है तो अगोला जो उसका होता है, अगोला तो जीवंत और हरा होता है, लेकिन नीचे की जो पत्तियां होती है वो सूख जाती हैं। ये परिपक्वता की पहचान है, किसान भाई पहचान सकते हैं। और ये भी परिपक्वता की, अगर परिपक्व गन्ना है, अगर काट के आप सूर्य की रोशनी में देखेंगे तो कट्टे वाले हिस्से पे उसमें एक चमक सी पैदा होती है, तो इससे पहचान सकते हैं। और कई ऐसे प्रगतिशील किसान भाई भी हैं जो ब्रिक्स रिफ्लेक्टोमीटर रखते हैं खेत में खड़े गन्ने में जी। तो ऊपर और नीचे में वो खड़े गन्ने में ब्रिक्स रिफ्लेक्टोमीटर डाल करके देख सकते हैं। अगर ऊपर और नीचे के ब्रिक्स में अगर 0.9 से कम का अनुपात है तो वो गन्ना अपरिपक्व है, 0.9 से ऊपर है तो परिपक्वता की पहचान है। तो ये परिपक्वता देखकर ही गन्ने की कटाई कर, तभी उनका जो उपज है वो पूरी उपज उनको प्राप्त होगी। बिल्कुल, इतनी मेहनत की है तो थोड़ी सी अगर इन बातों का ध्यान रखें, सावधानी रखें तो परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। और गन्ने की कटाई के पश्चात वजन और चीनी परते किस प्रकार ह्रास होता है उसमें? जी बिल्कुल, इस समय ऐसा होता है कि जब हम गन्ने की कटाई करते हैं तो कटाई के बाद वायुमंडल में हमारे बैक्टीरिया होते हैं जिनको ल्यूकोनास्टाक मेंसराइट कहते हैं। तो ये हमारा गन्ने का जो कटा वाला हिस्सा है उससे बड़ी तेजी से अटैक करते हैं, और ये जो गन्ने में चीनी है, जो शर्करा है, जो सुक्रोज के रूप में होती है, उस सुक्रोज को ये ग्लूकोज में परिवर्तित करने लगते हैं। तो हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि उपज में और चीनी परते में कम से कम नुकसान हो, बल्कि ना नुकसान हो। तो जैसे ही गन्ने की कटाई करें, जितना जल्दी हो सके उसे चाहे चीनी मिल पे जहां भी सप्लाई कर रहे हैं उसको तुरंत सप्लाई कर दें, ताकि वजन और चीनी परते में कम से कम नुकसान हो। और कटाई उपरांत ह्रास को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? कटाई के उपरांत जो हमारा नुकसान होता है, मैं बताना चाहूंगा किसान भाइयों कि अगर 1 हफ्ते बाद गन्ने में कटाई करते हैं, कटाई के बाद अगर उन्होंने रख दिया और 1 हफ्ते बाद अगर करते हैं तो उसमें 10 से 15% वजन में नुकसान हो जाता है और चीनी परते में नुकसान होता है। तो इस बात को बिल्कुल तो कटाई समय से करें, और अगर विशेष परिस्थिति है तो गन्ना काटने के बाद छाये में उसको रखें और पत्ती से ढक दें, 1-2 दिन रख दें। पहला प्रयास ये होना चाहिए कि कटाई के बाद तुरंत भेज दें, सप्लाई कर दें। और अगर रखना हो तो उसे पत्ती से ढक दें। तो जो आपकी मेहनत है उसमें कहीं ना कहीं आपको उसका फल जरूर मिलेगा जी। और गन्ना है तो मीठा वाला मिलेगा जी। और अब फिलहाल तो हमारा जाने का समय हो गया। आपको धन्यवाद करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले अपने किसान भाइयों से कहना चाहेंगे लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी आप सुन सकते हैं कार्यक्रम किसान की बात और फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा ऐप डाउनलोड करके भी आप सुन सकते हैं कार्यक्रम किसान की बात। और साथ ही साथ आपको बता दें, अगर किसी कारणवश आज हमारा कार्यक्रम आप नहीं सुन पाए हैं तो आप अगले दिन या बाद में कभी भी भविष्य में आप इस कार्यक्रम को YouTube के माध्यम से सुन सकते हैं। वहां पर भी हमारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं। तो आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, बस जुड़िए हमारे साथ। और कुछ लिखना है तो kkbongold@gmail.com पे आप हमें लिख सकते हैं। डॉक्टर संजीव, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात का इंतजार रहेगा जी। शुक्रिया, धन्यवाद। प्रीति आपसे चाहती है इजाजत, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे शरदकालीन गन्ने एवं अंतः फसल की देखभाल विषय पर ये बातचीत, जिस पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर संजीव कुमार पाठक और इनसे बात कर रही थी प्रीति। उम्मीद है आप इस जानकारी से लाभ उठाएंगे। तो किसान की बात में आगे क्या है कुसुम? आगे जो है बहुत अच्छा एक पड़ाव है, बहुत अच्छा एक कदम है। और किसान की बात हो और लोकगीत की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं एक पंजाबी लोकगीत।
किथे तेलानिया टालियां वे पत्ता वालियां वे मेरा पतला माही किथे तेलावा शतूत बे समझे नू समझ ना आई किथे तेलानिया टालियां वे पत्ता वालियां वे मेरा पतला माही किथे तेलावा शतूत बे समझे नू समझ ना आई बागी तलानिया टालियां वे पत्ता वालियां वे मेरा पतला माही बूहे तेलावा शतूत बे समझे नू समझ ना आई गिठ गिठ हुइया टालियां वे पत्ता वालियां वे मेरा पतला माही अध गिठ होए शतूत बे समझे नू समझ ना आई वाकई ये गीत सुनकर मन एकदम प्रसन्न हो गया और कदम मेरे तो थिरकने लगे, लेकिन इन कदमों को रोकना होगा क्योंकि कार्यक्रम में आगे बढ़ना है। और हमारा जो कार्यक्रम में अगला कदम है वो है किसान मित्र से बातचीत। और अब किसान की बात हम सब के साथ। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और हमारे साथ हैं एक किसान भाई। नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा नाम विवेक कुमार है। हम यूपी प्रतापगढ़ से हैं। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। विवेक जी, आप किसान हैं? हाँ जी मैम, किसान ही है। और कौन कौन सी खेती होती है आपके पास? हमारे यहाँ धान, गेहूँ, आंवला जो कि बहुत ज़्यादा होता है मेरे यहाँ। तो सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो आपके यहाँ आंवले की होती है? हाँ जी मैम, आंवले की। इसका एक पेड़ लाते हैं, छोटा छोटा पहले पौधा होता है, तो उससे काफ़ी दिन, कम से कम 10 साल करीब उसे थोड़ा बड़ा होने में टाइम लगता है। फिर उसके बाद उसमें बहुत सारे आंवले उगते हैं। फिर उसे काफ़ी लोगों से उसे तुड़वाते हैं, फिर उसके बाद उसे बेच देते हैं मैम। अच्छा, आंवला के साथ जैसा आप कह रहे हैं कि धान भी होता है, गेहूँ भी होता है, तो करीब कितने बीघा ज़मीन है जिस पर आप ये सब खेती करते हैं? मैम मेरे यहाँ करीब ज़्यादा तो नहीं है, बस 4 या 5 बीघे ज़मीन है मेरे पास। तो आंवला कितने बीघे पर लगा लेते हैं? मैम आंवला तो ज़्यादा नहीं, 1.5 बीघे पे लगा है आंवला। कितने पेड़ लग गए हैं 1.5 बीघा पर? करीब 200-250 पेड़ लगा रखे हैं। अच्छा, पौधे तैयार जो करते हैं वो आप स्वयं करते हैं या पौधा आप खरीद कर लाते हैं? नहीं मैम, वो तो खरीद कर लाते हैं, फिर लगाते हैं, फिर उसके 10 या 12 साल में फल आने लगते हैं उसमें। एक पौधे की करीब कितनी कीमत होती है? एक पौधे की कीमत करीब 150 से लेकर 200 तक की होती है। तो बचाने के लिए पौधों को किस तरीके की आपको तैयारी करनी पड़ती है कि जिससे पौधे को नुकसान ना हो? इसमें गाय का गोबर या भैंस का गोबर डालते हैं और इसे बहुत ध्यान में रख के हम उगाते हैं मैम। अच्छा, जैसे गाय और भैंस के गोबर की बात की, तो क्या आपने घर में पशु भी पाले हुए हैं? 2-4 गायें हैं। कितनी मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती है आंवला को? पर डे इनको करीब 1 लीटर से 1.5 लीटर पानी देते हैं एक पौधे को। इतने पानी की ज़रूरत पड़ती है। व्यवस्था है पानी की आपके क्षेत्र में? हाँ जी मैम, समरसेबल लगा रखे हैं, उससे काफ़ी व्यवस्था है पानी की। घर में और कौन कौन है जो खेती करता है? मैं हूँ और पापा मम्मी। जिस क्षेत्र से आप आते हैं तो क्या वहाँ महिलाएं भी खेती करती हैं? हाँ जी मैम, महिलाएं भी खेती करती हैं। महिलाएं खेतों में किस तरीके का काम करती हैं? ये जैसे धान की कटाई हो गई, धान लगाने के लिए ये सब काम करती हैं। तो हमने देखा है कि आंवला कई बार अगर उसमें दाग आ गया, आंवला सड़ जाता है, तो उससे बचाव के लिए क्या करते हैं आप? नवंबर से पहले इसे तोड़ लेते हैं मैम। अगर नवंबर के बाद करें तो कोहरे से ओस पड़ती है, तो उससे आंवले बहुत ज़्यादा खराब होता है, इसलिए नवंबर से पहले इसे तोड़ लेते हैं। और एक पेड़ पे करीब करीब कितना आंवला आ जाता है? एक में करीब 1.5 से 2 या 2.5 कुंटल आ जाते हैं आंवले। और इस बार बाजार में इसकी कितनी कीमत रहेगी? पर किलो के हिसाब से वैसे तो 12 या 14 रुपए किलो होगी। अच्छा, आपके यहाँ व्यापारी पहले ही आ जाते हैं या आपको बाजार में जाकर इसका मूल्य लगाना पड़ता है? वो पेड़ से ही खरीद लेते हैं मैम, फल लगे रहते हैं जब भी खरीद लेते हैं वो। तो उसके साथ साथ नीचे और भी कोई फसल लगा लेते हैं? जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, उसके नीचे लगा लेते हैं। जैसे धान का टाइम है तो धान, गेहूँ का टाइम है तो गेहूँ। आंवला को कितनी धूप की ज़रूरत होती है? बस जैसे धूप रहते है बस वैसे ही ज़रूरत है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
तो बरसात वगैरह से आंवला खराब हो जाता है? बरसात से आंवला नहीं खराब होता है। और अच्छा आंवला, इसकी क्या पहचान होती है आपको? पका हुआ आंवला थोड़ा हल्का पीले रंग का हो जाता है। अच्छा, आंवले की खेती में लागत कितनी लग जाती है? 1.5 या 2 लाख रुपए लग जाते मतलब कम जगह में भी आंवला को लगा सकते हैं। अगर कोई आंवला की खेती करना चाहे, खेती हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू मैम। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जैसा कि किसान की बात का महत्वपूर्ण अंग है कि हम किसानों को लाभकारी जानकारियों से अवगत कराते हैं, तो इसी कड़ी में आइए सुनते हैं ये जानकारी। स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर वाई.आर. मीणा अपर आयुक्त हैं और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से जुड़े हैं, हमारे साथ हैं। और हम चाहेंगे डॉक्टर मीणा की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान, ये योजना का नाम है और खासकर इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले था 2 हेक्टेयर तक के जो जमीन वाले किसान थे, जो उतनी जोत रखते थे, उन्हीं को ये लाभ दिया जा रहा था, लेकिन अभी उसको सीमा तोड़ दी गई है। अभी लघु और सीमांत किसान जो या छोटे या मझले किसान हैं, उनके अलावा बड़े किसानों को भी ये सहायता मिलेगी। मुख्य बात यह है कि 6,000 रूपये सालाना जो दिए जाने वो 3 समान किस्तों में यानी 2,000 रूपये एक किस्त में किसान भाइयों को मिलेगा। 100% इसका खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो किसानों की जो इसके लिए एलिजिबल किसान है, जो पात्र किसान है, उनकी सूची बना करके केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को भेजनी है और यहाँ से सीधा किसानों के खातों में ये पैसा ट्रांसफर होगा। 2020 तक के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, बजट का प्रावधान किया गया जिससे इसको आगे चलाया जा सके। डॉक्टर मीणा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com और हम रेडियो के साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग पर भी उपलब्ध रहते हैं। और किसी वजह से अगर आप आज का कार्यक्रम ना सुन पाएं तो अगले दिन YouTube चैनल पर भी हमें सुना जा सकता है। आकाशवाणी दिल्ली हमारा YouTube चैनल है। और जब विजय इतनी सारी जानकारी हमने अपने किसान मित्रों को दी है, तो क्यों ना मौसम संबंधित जानकारी भी दी जाए। और आइए सुनते हैं मौसम से जुड़ी ये जानकारी। और अब मौसम की बात किसान के साथ। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि भौतिकी संभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार सप्ताह के दौरान अधिकतर आसमान साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस। बादलों की स्थिति 4 ऑक्टा। सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 95% और न्यूनतम 80%। हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हवा की दिशा उत्तर उत्तर पश्चिम रहने की संभावना है। इस मौसम में तैयार खेतों में प्याज की रोपाई से पहले अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद तथा पोटाश उर्वरक का प्रयोग अवश्य करें। आलू की फसल में उर्वरक की मात्रा डालें तथा फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। ये थी आज की मौसम की जानकारी और कृषि परामर्श। तो आपने सुना मौसम का हाल, लेकिन मौसम के हाल के साथ ही हम एक बहुत जरूरी जानकारी अपने किसान दोस्तों के साथ साझा करते हैं। वो है बाजार भाव से जुड़ी जानकारी, क्योंकि इससे किसान अपने आय का, अपने खेती का, अपने उत्पादन का भी ध्यान रख पाते हैं, उचित मूल्य पाता है। तो आइए सुनते हैं बाजार भाव।
आजादपुर मंडी से प्राप्त बाजार भाव कुछ इस प्रकार हैं। सेब प्रति किलो 110 रुपए, अनार प्रति किलो 65 रुपए, किन्नू प्रति किलो 18 रुपए, मौसमी प्रति किलो 40 रुपए, अनानास प्रति किलो 35 रुपए। और अब सब्जियों के भाव। बेबी कॉर्न प्रति किलो 60 रुपए, बथुआ प्रति किलो 16 रुपए, मेथी प्रति किलो 16 रुपए। ये था आज का बाजार भाव। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जी बिल्कुल, मैं अपने श्रोताओं को कहना चाहूंगी कि वो हमारे साथ पत्र व्यवहार के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। जी उसके लिए पता है किसान की बात, कमरा नंबर 612, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कल का हमारा विषय रहेगा चना, मटर व मसूर की देखभाल। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर SL मीणा। दोस्तों, ये एक फोन इन कार्यक्रम होगा और स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ से आप सीधे अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ लेते हैं हम आपसे इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए। हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। और श्रोताओं, अब वक्त होता है समाचारों का।